थालापाथी की लेटेस्ट मूवी बीस्ट को। हालांकि ऑडियंस की तरफ से इसे ज्यादा अच्छा रिव्यूज नहीं मिले हैं, लेकिन आप इस एक्सप्लेनेशन को 5 में से कितने रेटिंग देना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूवी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उमर फारूक नाम के एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए किसी आदमी को पकड़ते हैं। सीन यही कट होता है और आगे वीर नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसके सामने ही जब एक छोटी बच्ची का गुब्बारा फट जाता है तो वो रोने लगती है, जिससे चुप कराने के लिए वीर उसे 2 नए गुब्बारे दिलवाता है। इसके कुछ देर बाद ही वीर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उमर फारूक आज ही इस जगह पर आने वाला है। उस लेडी ऑफिसर की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि वीर दरअसल एक रॉ एजेंट है। इंडियन आर्मी बेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पास के ही एक घर में ठहरा हुआ था। इसके साथ ही उसे इंफॉर्मेशन देने वाली ऑफिसर बताती है कि जिस बिल्डिंग से नजर रखने के लिए उन्होंने प्लान बनाया था, अब वो बिल्डिंग भी आतंकवादियों के कब्जे में है। शायद उन्हें पहले से ही शक हो गया था कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन इस बात का पता लगने के बावजूद भी वीर अपने मिशन को कंटिन्यू रखने का फैसला करता है, क्योंकि वो पिछले 3 महीनों से इसी प्लान को अंजाम देने में लगा था। हम देखते हैं कि वीर एक आम आदमी की तरह उस बिल्डिंग में पहुंचता है और सबसे पहले वो वहां एक जैमर फिट करता है ताकि यहाँ मौजूद कोई भी आदमी उमर फारूक को आगाह ना कर पाए। अब तक उन आतंकवादियों को शक भी नहीं हुआ था कि वीर एक ट्रेंड रॉ एजेंट है। देखते ही देखते वीर उस बिल्डिंग में मौजूद सभी आतंकवादियों को मार डालता है। इसके बाद वो कंफर्म करता है कि उमर फारूक उसके सामने की ही बिल्डिंग में मौजूद है और वो वहीं पड़ी एक बंदूक लेकर उमर के व्हीकल्स को निशाने पर ले लेता है। उनके प्लान के हिसाब से उन्हें उमर फारूक को जिंदा पकड़ना था। उमर के बाहर आते ही वीर उसकी गाड़ी को उड़ाने वाला था। इसी दौरान वीर को गाइड करने वाले फौजी को एक छोटी बच्ची उस घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, जो कि अपने उड़ते हुए गुब्बारे के पीछे दौड़ रही है। हालांकि वीर अटैक करने से पहले इस बात को कंफर्म करता है कि कहीं उस एरिया के आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी बेस में मौजूद सीनियर उस फौजी को सच बोलने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बार भी उमर उनके हाथ से निकल जाए। वो ऑफिसर झूठ बोलते हुए कहता है कि आसपास का एरिया बिल्कुल क्लियर है, जिसके बाद वीर उमर के बाहर निकलते ही उसकी गाड़ियों को उड़ा देता है। इसके बाद वीर जब बायनोक्यूलर से वहां का एरिया देखता है तो उसे 2 गुब्बारे वहां उड़ते हुए दिखाई देते हैं और पास जाकर उसे पता लगता है कि जिस बच्ची को आज सुबह ही उसने देखा था वो उसकी वजह से मारी गई। सीन यहाँ कट होता है और आगे हम 11 महीने बाद चेन्नई के एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ एक साइकेट्रिस्ट की बातों से हमें पता लगता है कि वीर आज तक उस हादसे से उभर नहीं पाया। उसने यही माना हुआ था कि उस बच्ची की मौत उसकी वजह से हुई है। इसके बाद सामने बैठा डॉक्टर उसे अपने साथ एक शादी में ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसका ध्यान 11 महीने पहले हुए हादसे से हट सके। यही वीर की मुलाकात प्रीति नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने मंगेतर का कंपैरिजन वीर से करने लगती है। प्रीति की बातों से ही हमें समझ आता है कि वो अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी फिक्स कर दी है। यही वीर को एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी बेटी को हवा में उछाल कर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब देखकर वीर को अचानक से गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि उस छोटी बच्ची की जान खतरे में है, इसलिए वो आदमी को मारकर दूर गिरा देता है और उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। और उसका ऐसा व्यवहार देखकर शादी में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद प्रीति भी उससे इस बारे में बात करती है और उससे बात करने पर प्रीति को समझ आता है कि वीर छोटे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख पाता। इस दौरान बातों ही बातों में प्रीति वीर पर लाइन मारने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसके मंगेतर से हो और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। क्योंकि विजय अब रॉ के लिए काम नहीं करता था, इसलिए प्रीति उससे अपने ऑफिस में काम करने का आइडिया देती है और आगे हम एक सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज का ऑफिस देखते हैं। प्रीति उस ऑफिस में अपने साथ उसे लेकर आती है और वहाँ के एमडी की बातों से हमें समझ आता है कि पहले ही इस एजेंसी की हालत काफी खराब चल रही है। और जब वहाँ का एमडी वीर को उसकी ताकत साबित करने के लिए मजबूर करता है तो वीर अपने हाथों से उसे ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद वो वीर को इस ऑफिस में रखने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम रक्षा मंत्रालय के मीटिंग रूम का सीन देखते हैं और यहाँ एक लेडी की बातों से पता लगता है कि कुछ ही दिनों में साउथ इंडिया में कोई बड़ा अटैक या हाईजैक होने वाला है।
कुछ लोग हथियारों के साथ साउथ इंडिया में घुस आए हैं। ये सब सुनकर होम मिनिस्टर काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सब अब तक क्या कर रहे थे, और ये कहते हुए वो टॉयलेट में चले जाते हैं। यहाँ आकर वो किसी से फोन पर बात करते हैं और उसकी बातों से हमें समझ आता है कि होने वाले अटैक में वो भी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो इस सरकार का नाम बदनाम करके आने वाले इलेक्शंस में खुद जीत सके। हमें पता लगता है कि होम मिनिस्टर ने जानबूझकर अपनी बीवी और बेटी को भी अटैक वाली जगह पर छोड़ा है। अगले सीन में हम वीर को एमडी, प्रीति और एक ओल्ड गार्ड के साथ किसी मॉल में जाते हुए देखते हैं। दरअसल यहाँ की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए एमडी यहाँ आया था। अंदर जाते वक्त वीर ऑब्जर्व करता है कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और वहाँ की एक्सेलरेटर्स भी काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वीर को पता लगता है कि यहाँ कोई भी टेक्निकल मशीन काम नहीं कर रही। एमडी बात करने के लिए वहाँ के ओनर के पास जाता है। तब वीर और प्रीति मॉल में घूमने लगते हैं। यही हम प्रीति के मंगेतर सतीश को भी देखते हैं, जो कि 2 गुंडों को अपने साथ लेकर बैठा था। उसे शक था कि प्रीति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इत्तेफाक से प्रीति का मंगेतर सतीश उससे टकरा जाता है। वो प्रीति से पूछने लगता है कि आखिर तुम दिन भर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। यहाँ की सिचुएशन देखकर वीर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ की सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसके फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसे पता लगता है कि यहाँ किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा। इसी दौरान सतीश के बुलाए गए 2 गुंडे वीर को पकड़कर साइड में ले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए वीर कुछ सोचने लगता है। उसे शक होता है कि ये मॉल जल्द ही हाईजैक होने वाला है। तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर पहले ही सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने जो आदमी यहाँ क्रिसमस की तैयारी कर रहा था, दरअसल वही लोग अपने पास गन्स छिपाकर यहाँ लाए थे। देखते देखते वो लोग पूरे मॉल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके कुछ देर बाद ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कुछ आतंकवादियों ने चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल को हाईजैक कर लिया है, जहां वो टेररिस्ट मॉल में मौजूद बाकी लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वीर, प्रीति और बाकी कुछ लोगों को लेकर मॉल की ही एक हाइडर जगह पर छिप जाता है और थोड़ी ही देर में आर्मी भी उस मॉल को चारों तरफ से घेर लेती है। हम देखते हैं कि मॉल में हुए हाईजैक को संभालने की जिम्मेवारी अल्ताफ हुसैन नाम के एक ऑफिसर को दी जाती है। मंत्रियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अल्ताफ अंदर मौजूद हॉस्टेजेस और टेररिस्ट की डिटेल निकालने को कहता है। टेररिस्ट के हेड से बात करके उसे पता लगता है कि हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए वो अपने लीडर उमर फारूक को जेल से आजाद करवाना चाहते हैं। इसके कुछ देर बाद ही होम मिनिस्टर भी ऐसा नाटक करते हुए वहां आते हैं जैसे कि उन्हें मॉल में मौजूद लोगों की परवाह है, लेकिन असलियत में वो अल्ताफ की टीम का प्लान्स जानने के लिए यहाँ आए थे। कुछ देर बाद ही अल्ताफ का आदमी बताता है कि हमें उस आदमी का पता लग गया है जिसने कुछ देर पहले ही कंट्रोल रूम में कॉल किया था, और वीर की इंफॉर्मेशन निकालने पर उन्हें उसकी असलियत पता लगती है। जिसके बाद पॉलिटिकल लीडर की मदद लेकर अल्ताफ इजराइल से हेल्प लेता है ताकि किसी तरह से सैटेलाइट की मदद से वो लोग वीर को कांटेक्ट कर पाएं। यहाँ से ये सीन फिर से उसी रूम में शिफ्ट होता है जहाँ वीर और उसके साथ कुछ लोग छिपे हुए थे। वीर उन लोगों को बताता है कि हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि तभी उसे एक कॉल आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि अल्ताफ का ही था। अल्ताफ उससे मदद मांगता है, लेकिन वीर की बातों से उसे समझ आता है कि वो बिना वजह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। पहले भी रॉ से उसे धोखा मिल चुका है, इसलिए वो फिर से किसी की जान जाने की वजह नहीं बनना चाहता था। तो अल्ताफ भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि इस हाईजैक को करने का असली मकसद उमर फारूक को आजाद करना है, वही उमर जिसे पकड़ने के चक्कर में तुम्हारे हाथों एक छोटी बच्ची की जान गई। ये कहते हुए अल्ताफ फोन काट देता है। इसके कुछ देर बाद ही वीर को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये उसके मन का कोई वहम ना हो, इसलिए वो प्रीति से इस बारे में कंफर्म करता है और प्रीति भी उसे हाँ में जवाब देती है। बार बार उस लड़की की आवाज सुनकर वो बेचैन होने लगता है। इसके बाद वीर अपने साइड में बैठे गुंडे से उसका चाकू मांगता है और आगे लगा पर्दा फाड़ने पर उसे दिखाई देता है कि एक बच्ची की माँ उसे मॉल से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद एक टेररिस्ट उसे देख लेता है जो उसे फिर उस छोटी लड़की को अंदर खींचने लगता है। उस टेररिस्ट को अकेला देख वीर बड़ी ही चालाकी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बिना कोई आवाज किए वीर उसकी काफी करीब पहुंच जाता है और मौका पाते ही वो एक फायर इमरजेंसी के लिए रखी कुल्हाड़ी से टेररिस्ट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसका सर मॉल से बाहर जाकर गिरता है, जहां अल्ताफ और होम मिनिस्टर आगे के प्लान को लेकर डिस्कशन कर
कर रहे थे। ये देखकर अल्ताफ कहता है कि अंदर मौजूद वो बीस्ट उन सभी आतंकवादियों पर भारी पड़ेगा। उसकी मदद लेने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वीर उस टेररिस्ट के कपड़े पहन लेता है और उसकी लाश को मॉल में ही छिपा देता है। वीर उस बच्ची और उसकी माँ को भी उसी रूम में छिपाने के लिए ले जाता है जहाँ उसने बाकी लोगों को छिपाया था। वीर को अभी तक कोई भी आइडिया नहीं था कि मॉल में इस वक्त कितने हॉस्टेजेस हैं, कितने आतंकवादी हैं और उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं। इसलिए वो किसी एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ने की सोचता है ताकि वो उससे ये सब इंफॉर्मेशन निकलवा सके। वीरा एक रिमोट कंट्रोल कार के जरिए एक आतंकवादी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही वो अपने साथियों से दूर होता है, वीर उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। आतंकवादी को किसी पार्सल की तरह उठाते हुए लाता देख उस रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आगे वीर को पता लगता है कि इसका नाम अब्दुल है। अब्दुल के बेटे को ब्रेन ट्यूमर है जिसका इलाज कराने के लिए इसे काफी सारे पैसे चाहिए, इसलिए ये इस काम को करने के लिए मंजूर हुआ। वो आतंकवादी ये कहते हुए रोने लगता है कि आज मेरे बेटे का ऑपरेशन था, पता नहीं वो जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। इसके बाद वीर अब्दुल से पूछता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा है या नहीं, और वीर अल्ताफ से कहकर उस आदमी के बेटे के साथ उसकी बात करवाता है। वीरा उससे विश्वास दिलाता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम सही सलामत अपनी फैमिली के पास पहुंच जाओगे, जिसके बाद वो आतंकवादी वीर का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद वीर फिर से भेष बदल कर उन आतंकवादियों में ही शामिल हो जाता है और मौका पाते ही वहां बैठे हॉस्टेजेस के सामने वीर 2 और आतंकवादियों को मार डालता है। इसके बाद वीर उन्हें समझाता है कि मैं भी तुम्ही लोगों के जैसा हूँ। ये कहते हुए वो आतंकवादी के कपड़े उतार कर उन्हीं के बीच जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ही जब 3 टेररिस्ट यहाँ आते हैं तो वो वहाँ बैठे लोगों से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। तब वीर ही अपने हाथ उठाकर कहने लगता है कि मुझे पता है वो कौन था। ये सुनकर 2 टेररिस्ट उसे उठाकर सर्विलियंस रूम में ले जाते हैं और यहाँ वीर की मुलाकात उनके मेन हेड से होती है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था। मेन हेड ये कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है कि इसकी मदद से जल्द पता लगाओ कि वो आदमी कौन था, और इससे पहले कि वहाँ बैठे टेररिस्ट कुछ समझ पाते, वीर उन दोनों को भी मार डालता है। और जब उनका हेड वापस इस रूम में आता है तो वीर एक बॉम्ब के साथ उसे इसी रूम में बंद कर देता है, लेकिन एक फ्रीजर में घुसने की वजह से उसकी जान बच जाती है। जब बाकी के सभी टेररिस्ट धमाके की आवाज सुनकर उस रूम में इकट्ठा होते हैं, उसी दौरान वीर नीचे जाकर 40 लोगों को एक एसी डक्ट के जरिए सही सलामत दूसरे रूम में पहुंचा देता है। यहाँ 2 एसी डक्ट थे, लेकिन वीर जानबूझकर उन लोगों को लंबे रास्ते से भेजता है और खुद छोटे रास्ते वाले एसी डक्ट में घुस जाता है। ये देखकर जिल नाम का एक मोटा आदमी भी उसी छोटे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक वो मेन हेड अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच चुका था। सबसे पहले वो जिल को नीचे उतारता है और इसके बाद वो 2-2 के ग्रुप्स बनाकर 4 टेररिस्ट को दोनों रास्तों में भेजता है। जैसे ही 2 टेररिस्ट छोटे रास्ते से दूसरी तरफ उतरते हैं, वैसे ही वीर एक धमाके से उन्हें उड़ा देता है। वो धमाका सुनकर हेड को यही लगता है कि ये सब एक चाल है, इसलिए वो बाकी 2 को भी वापसी आने को बोलता है, लेकिन असलियत में उसी रास्ते के दूसरी तरफ वो 40 छिपे हुए थे। इसके बाद वो टेररिस्ट होम मिनिस्टर की पत्नी और बेटी को निशाने पर ले लेता है और सरकार को धमकी देता है कि अगर अगले 1 घंटे के अंदर उमर फारूक को नहीं छोड़ा गया तो उन्हें मार दिया जाएगा, जिसके बाद सरकार भी उमर को आजाद करने के लिए मान जाती है। लेकिन जब ये बात वीर को पता लगती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वीर अल्ताफ से पूछता है कि अगर मैं होम मिनिस्टर की बेटी के गले पर चाकू रखता तो मेरी बातें भी मान लोगे क्या। ये कहते हुए वो फोन काट देता है। दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग जब टेररिस्ट मिनिस्टर की बेटी और पत्नी को मॉल के बाहर ले जाने लगते हैं, तभी वीर एक धमाका करके उन दोनों को टेररिस्ट की नजरों के सामने से उठा लेता है। वो अल्ताफ को फोन करके कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उमर फारूक बाहर आए, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद मिनिस्टर की पत्नी और बेटी का सर उनके धड़ से अलग कर दूंगा। वीरा उन दोनों को भी उसी रूम में लेकर आता है जहां उसने बाकी के लोगों को छिपाया था। इसके बाद वीर माइक सिस्टम के जरिए अनाउंस करता है कि उमर फारूक ही बांग्लादेश में हुए अटैक्स के पीछे है, उसे आजाद नहीं होना चाहिए। वो आतंकवादियों का ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो कोई इंडियन नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी है और जय बांग्ला कहकर वो अपनी बात खत्म कर देता है। इसके बाद वीर 2 लोगों
की मदद लेकर कुछ और आतंकवादियों को घायल कर देता है, जिसमें से 6 लोग अभी भी जिंदा थे। उन टेररिस्ट के बदले में उनके हेड और कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात करता है। उसकी बातों से पुलिस और वीर को समझ आता है कि अपनी डिमांड्स भूलकर वो अब अपनी और अपने साथियों की जान बचाकर यहाँ से जाना चाहता है, और उसकी बातें सुनकर वीर इस डील के लिए मान जाता है। आगे चलकर हमें उनके मेन हेड का चेहरा दिखाया जाता है, और अब वो भी रेस्क्यू किए गए हॉस्टेजेस में शामिल होकर उस रूम में आ चुका था जहां वीर ने लोगों को सुरक्षित छिपाया हुआ था। जब वीर लोगों को खाना बांट रहा था तभी उसे एमडी की बातों से समझ आता है कि वीर कोई बांग्लादेशी नहीं बल्कि एक इंडियन है। इसी के साथ उसे उस टेररिस्ट का चेहरा भी दिखाई देता है जो वीर तक उन लोगों की इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा था। ये सब जानने के बाद वो मेन हेड उसकी एसी डक्ट में से होकर वापस अपने लोगों के पास पहुंचता है, और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अब्दुल को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके साथ ही वहां लगी स्क्रीन्स पर उसे दिखाई देता है कि उसके लोग अब्दुल के बेटी और पत्नी को भी मारने जा रहे हैं, और तभी वीर उनके सामने आता है। वीर कहता है कि अगर तुम अब्दुल और उसकी फैमिली को छोड़ दो तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। मेन हेड उससे पूछता है कि आखिर ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। इस पर वीर बताता है कि मैंने अब्दुल और उसके बेटे की जान बचाने का वादा किया था, बाकी सबका क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और वीर की ये बात सुनकर वो मेन हेड अब्दुल और उसकी फैमिली को आजाद कर देता है। आगे हम वीर को बाकी हॉस्टेजेस के साथ एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं। जैसा कि अब सारी सिचुएशन उन टेररिस्ट्स के कंट्रोल में थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उमर फारूक को आजाद कराने की मांग करते हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर भी मीडिया के सामने तमाशा बनाकर मॉल के अंदर चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सरकार पर उमर फारूक को आजाद करने का दबाव बने, और जैसा कि उसने सोचा था इसके कुछ देर बाद ही उमर फारूक को आजाद कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि मिनिस्टर की बेटी बड़ी ही चालाकी से चश्मे का टुकड़ा तोड़कर वीर की तरफ फेंकती है, जिससे कि वो अपने आप को आजाद कर पाए। लेकिन जल्द ही एक टेररिस्ट वीर को मारने के लिए उसके पास आता है, तो वीर जिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इन्हें रेड बॉक्स के बारे में कुछ मत बताना। दरअसल ऐसा वीर ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसे रस्सी काटने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। प्रीति और एमडी भी इस सब में उसका साथ देते हैं। वहीं वीर अपने आप को आजाद करके वहां फेरा दे रहे दोनों टेररिस्ट को मार देता है। इसके बाद कुछ और टेररिस्ट भी उस हॉल में पहुंचते हैं और अचानक से हमला करके वीर उन सभी को भी मार देता है। दूसरी तरफ एक रूम में मिनिस्टर और मेन हेड को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वीर उनके चंगुल से छूट गया है, जिसे सुनकर मिनिस्टर को टेंशन होने लगती है। वहीं हम उमर फारूक को बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद मेन हेड सभी हॉस्टेजेस को मारने का प्लान बनाता है। जिस वक्त वो उन्हें रेस्क्यू करने वाले थे उसी वक्त वो अपने आदमियों से कहकर उन्हें मरवाने वाला था, लेकिन वीर का कुछ और ही प्लान था। जैसे ही मेन हेड का ऑर्डर देने से पहले ही वीर वहां से धमाका करता है, जिससे हॉल में मौजूद सभी टेररिस्ट फ्लोर टूटने की वजह से नीचे बेसमेंट में गिर जाते हैं, और इससे पहले कि वो संभल पाते वहां मौजूद वीर के साथी उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। न्यूज चैनल के जरिए मिनिस्टर और मेन हेड को पता लगता है कि वीर ने सभी हॉस्टेजेस की जान बचा ली है। ये सब देखकर मेन हेड एक बॉक्स उठाते हुए कहता है कि इस मॉल के 500 मीटर रेडियस में कोई भी जिंदा अब नहीं बच पाएगा, लेकिन वीर समय पर पहुंचकर उसके इस इरादे को भी नाकाम कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि चेन्नई में होने वाले हाईजैक के पीछे होम मिनिस्टर का हाथ था। मिले गए सबूतों के आधार पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और सभी लोगों की जान बचाने वाले एक्स रॉ ऑफिसर इस वक्त कहाँ हैं? अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। सीन यही कट होता है और मूवी के एंड में हम वीर को पाकिस्तानी कैंप में घुसकर उमर फारूक को वापस इंडिया लाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वीर और एमडी अपने साथियों के साथ बीच पर जाकर पार्टी करता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस एक्सप्लेनेशन को रेटिंग देना ना भूलें, और इसी तरह की लेटेस्ट साउथ इंडियन मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन एंजॉय आवर प्लेलिस्ट, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।